नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष राठौर। आज की वीडियो काफ़ी अहम होने वाली है, ज़रूर से देखिएगा। दोस्तों, आज आप लोग जानते हैं पूरी दुनिया में किस तरीके के हालात बने हुए हैं। एक ग्लोबल जो सप्लाई चेन है क्रूड की, उस पर कितना बड़ा इफेक्ट पड़ा है। मिडिल ईस्ट में कितनी टेंशन बढ़ चुकी है। अमेरिका, ईरान और इजराइल, इनमें कितना ज़्यादा तनाव बढ़ गया है। आज अमेरिका और इजराइल लगातार ईरान के ऊपर हमले कर रहे हैं और ईरान लगातार अपने पड़ोसी देशों के ऊपर और अमेरिका इजराइल के अहम सैन्य ठिकानों के ऊपर हमला कर रहा है। लेकिन इस युद्ध में जो क्रूड ऑयल से रिलेटेड बहुत ही अहम जगह हैं, उनके ऊपर बमबारी हो रही है। सप्लाई चेन बिल्कुल गड़बड़ा गई है और यहाँ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जो ऐसी जगह है जहाँ से समुद्री जहाज क्रूड ऑयल और पेट्रोलियम रिलेटेड प्रोडक्ट्स को लेकर आते हैं, उनके ऊपर हमले हुए हैं। और भारत के जो जहाज यहाँ से आते थे पेट्रोलियम प्रोडक्ट को लेकर, उनके ऊपर भी बहुत ही बड़ा खतरा मंडरा रहा था। हालांकि भारत ने जैसे तैसे इस चीज़ को टैकल करा है। इस बात से एक चीज़ समझ में आ गई होगी, आज से लगभग कई सालों से मैं लगातार आप लोगों को बोलता भी आ रहा था कि इमरजेंसी कंडीशंस में हमारे पास भारतीय रेलवे को ऑपरेशनल रखने के लिए एक इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद होना चाहिए, जो हुआ है। आखिरकार उस पर बहुत अच्छा काम करंट गवर्नमेंट ने किया है। और 2014 में अगर ये स्थितियां पैदा होती तो आज हमारी काफ़ी सारी पैसेंजर ट्रेन्स और मालगाड़ियां रुक जाती, बहुत दिक्कतें होती, उनकी ऑपरेशनल कॉस्ट बढ़ जाती, रेलवे को बहुत घाटा होता, क्योंकि इलेक्ट्रिफिकेशन बहुत कम हुआ था 2014 तक देश में। करंट गवर्नमेंट की दोस्तों अगर मैं बात करता हूँ तो जैसे ही मैं इनकी बात करूंगा ये पॉलिटिकल मुद्दा कहीं ना कहीं कुछ लोग बना देंगे और कमेंट करेंगे। मैं उनको बता दूं, एप्रिसिएशन करना सीखिए। और इस सरकार ने अगर 100% इलेक्ट्रिफिकेशन का विजन नहीं देखा होता तो आज हम लोग इतना सेफ फील नहीं कर रहे होते। आज हमारी ट्रेनें त्योहारों में हमें एक जगह से दूसरी जगह ले जा रही हैं और वहीं मिडिल ईस्ट में कितनी ज़्यादा यहाँ पर दिक्कतें पैदा हो गई हैं। कई देशों में, यूरोप में कितनी दिक्कतें पैदा हो गई हैं क्रूड ऑयल की कमी की वजह से। तो भारत सरकार ने जो ये डिसीजन लिया था लगभग वो कंप्लीट कर लिया है और मुझे बहुत खुशी है। आज 99.4% इलेक्ट्रिफिकेशन का काम भारतीय रेलवे में हो गया है। महज 0.6% का काम ही बचा हुआ है और ये भी 5 राज्यों का ही काम बचा हुआ है, राजस्थान, तमिलनाडु, कर्नाटक, असम और गोवा। बहुत ही थोड़ा काम है। अप्रोक्स 574 रूट किलोमीटर का काम रह गया है। नंबर्स में आप समझिए लगभग 70,000 रूट किलोमीटर, 70,000 रूट किलोमीटर ट्रैक भारतीय रेलवे में इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए अवेलेबल हैं। और यहां पर 69,427 69,427 रूट किलोमीटर इलेक्ट्रिफिकेशन का काम लेट 2025 मतलब 2025 के अंत तक हो चुका था और 2026 में टारगेट रखा गया था 100% इलेक्ट्रिफिकेशन कंप्लीट करने का, और वो इस साल पूरा हो भी जाएगा। आज देश में इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन की बात करी जाए तो दोस्तों 90% ट्रेनें इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन से चल रही हैं और लगभग 10% डीजल ट्रैक्शन पर मौजूद है। अब यहाँ पर जो ऑपरेशनल कॉस्ट में कमी आई है वो जान लीजिए। अगर हम फ्रेट ट्रेन की बात करें तो 45% चीपर हो गया है ऑपरेशन फ्रेट ट्रेन का जब वो इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन पे चल रही हैं, और 47% चीपर हो गया पैसेंजर ट्रेन का ऑपरेशन अगर वो इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन पे चल रही हैं। देश का पैसा काफी बच रहा है क्योंकि क्रूड ऑयल हम इंपोर्ट करते हैं भारी मात्रा में, डॉलर में यहाँ पर ट्रांजैक्शंस होते हैं, इसलिए हमारी कहीं ना कहीं जो फॉरेन करेंसी रिजर्व है उस पर भी इफेक्ट पड़ता है। अब दोस्तों, हम लोगों ने ये इलेक्ट्रिफिकेशन का काम जो करा है, इससे आप लोगों को एक चीज तो समझ में आ रही होगी कि डीजल इंजन खत्म होते चले जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि 100% इलेक्ट्रिफिकेशन के बाद भी डीजल इंजन चलेंगे ही नहीं, क्योंकि अब बारी आती है मिशन 2030 की। सबसे बड़ा मिशन तो वही है, नेट जीरो कार्बन एमिटर बनना है भारतीय रेलवे को 2030 तक। अब 2030 तक 100% इलेक्ट्रिफिकेशन हो जाने के बाद जो इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन से ट्रेनें चलेंगी वो 95% चलेंगी और 5% तक लगभग डीजल ट्रैक्शन से चलने वाले जो ट्रेन्स हैं वो रहेंगी, जो कि उन स्थानों पे चलेंगी जहां पर इलेक्ट्रिफिकेशन संभव नहीं है, बॉर्डर एरियाज या कुछ ऐसे दुर्गम स्थान जहां पर इलेक्ट्रिफिकेशन नहीं किया जा सकता। साथ में ही हमारे आज जनरल इलेक्ट्रिक या फिर कहूं वेबटेक के द्वारा बनाए जा रहे जो डीजल इंजन हैं, लगभग 1000 डीजल इंजन हैं, WDG 6G और WDG 4G, टोटल मिलाकर के 1000 डीजल इंजन का जो ऑर्डर है,
ये इसलिए भी दिए गए थे क्योंकि ये बहुत ज्यादा एनर्जी एफिशिएंट है, कार्बन उत्सर्जन कम करते हैं। इनको तो आगे रखा ही जाएगा, इन्हीं का अभी मैन्युफैक्चरिंग चल रही है। और हमारे अदर जो कन्वेंशनल डीजल इंजन थे उनकी अभी यहाँ पर जो मैन्युफैक्चरिंग है वो बंद हो चुकी है। लेकिन हाँ, लगभग 3000 के आसपास उनको भी प्रिजर्व रखा जाएगा हमारे देश में इमरजेंसी कंडीशंस के लिए, ट्रेन को चलाने के लिए। तो ये अश्विनी वैष्णव जी ने पिछले साल कहा भी था, मैंने आप लोगों को बताया भी था वीडियो के माध्यम से। तो ये इस तरीके से प्लानिंग रहने वाली है। अब दोस्तों यहां पर जो मिशन 2030 है नेट जीरो कार्बन एमिटर बनने का, इसका एक सबसे महत्वपूर्ण जो स्कोप था उसको दिसंबर 2025 तक कंप्लीट कर लिया गया है। यह है दोस्तों स्कोप 1 नेट जीरो। इसका मतलब है डायरेक्ट उत्सर्जन, मतलब डायरेक्ट एमिशन जो कार्बन डाइऑक्साइड का होता है। इसके अंदर हमारी ट्रेन्स आती हैं जो कि डायरेक्ट कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन करती हैं वातावरण में। तो इसमें जो स्कोप 1 नेट जीरो का मतलब है कि अब हमारी ट्रेन से कार्बन एमिशन जो हो रहा था वो जीरो है रेलवे के अकॉर्डिंग। मतलब यहां पर ऐसा कैसे हो पाया जब डीजल इंजन अभी भी चल रहे हैं देश में? तो वो ऐसे हो पाया दोस्तों, बताया गया कि जो डीजल इंजन चल रहे हैं अभी उनसे अप्रॉक्स 2 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन हो रहा है। और यहां पर रेलवे ने यह भी बताया है कि उन्होंने इसको काउंटर कर लिया है अपने कुछ मेथड से, अपनी जमीनों पर वृक्षारोपण करके। तो प्लांटेशन करने से उनको काफी फायदा हुआ, साथ में ही सोलर प्लांट लगाकर। दोस्तों 2025 में नवंबर तक 898 मेगावाट कैपेसिटी के सोलर प्लांट रेलवे स्टेशन पर लगाए जा चुके हैं। और भी रेलवे जो काम करता है छोटे मोटे, उन सभी को मिलाकर के रेलवे का कहना यह है कि वो 2.2 मिलियन टन कार्बन एमिशन जो है वो कम कर रहे हैं। अब 2 मिलियन टन जो कार्बन एमिशन हो रहा था डीजल इंजन से, और 2.2 मिलियन टन रेलवे ने अपने कुछ माध्यमों से कम कर लिया है। तो सरप्लस में आ गया रेलवे, लगभग 2 लाख टन जो कार्बन डाइऑक्साइड है और ज्यादा बचा पा रहा है डीजल इंजन के एमिशन से अगर कंपेयर करें। तो यहां पर हो गया ना कार्बन न्यूट्रल, कहीं ना कहीं से एक तरह से नेट जीरो कार्बन स्कोप 1 जो है वो उसका मतलब ये था। आई होप कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब स्कोप 2 जो है उसको अचीव करना है। इसमें इनडायरेक्ट सोर्सेज जो है वो मौजूद रहेंगी। मतलब रेलवे जो इलेक्ट्रिसिटी खरीदता है वो अगर नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी से बनाई जा रही है, जैसे कि कोल हो गया और अदर ऐसे माध्यम हो गए जो कि रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं है, जिससे कार्बन उत्सर्जन होता है, तो उसको कम करना है। तो रेलवे के पास इलेक्ट्रिकल इंफ्रास्ट्रक्चर तो मौजूद है। अब इस इलेक्ट्रिक इंफ्रास्ट्रक्चर को जो एनर्जी मिलेगी उसको सीधा रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी से लेना शुरू करना है। ज्यादा से ज्यादा सोलर प्लांट लगाने हैं। और बीना में तो हमारा मध्य प्रदेश में एक ऐसा प्लांट भी है जहां से जो सोलर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है वो सीधा ओएचई में फीड करी जाती है और वहां ट्रेनें भी चलती हैं सोलर एनर्जी का यूज करके। तो इस तरीके से भारत सरकार ने कुछ अच्छे काम किए हैं रेलवे के सेक्टर में। कुछ अच्छे डिसीजंस बहुत पहले ले लिए गए और यही कहते हुए लिए गए थे कि हमको अपना एक तो जो इंपोर्ट है वो कम करना है पेट्रोलियम का। रेलवे उसका एक बड़ा कस्टमर था, तो वहां से एक बिल कम हो गया रेलवे का और सरकार का। और साथ में ही इमरजेंसी कंडीशंस के लिए भी तैयार रहना है, क्योंकि हमारे को क्रूड तो इंपोर्ट करना पड़ता है। हम डिपेंड रहते हैं दूसरे देशों पर अपनी ट्रेनों को चलाने के लिए। तो एक बहुत ही बड़ा जो खतरा था देश के लिए ये भी हो सकता था, हमारे सारे काम रुक सकते थे और दूसरे देश इस तरीके से भी हमारे देश को नुकसान पहुंचा सकते थे, जो कि अब नहीं पहुंचेगा। तो दोस्तों आप लोगों को आज की वीडियो कैसी लगी जरूर से मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आप लोग सहमत है कि नहीं, और अगर आप लोग चाहते हैं कि ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। आज के लिए इतना ही। वंदे मातरम। भारत माता की जय।